जी। वैसे लॉ हमारा 30% हो गया है, वो अलग बात है कि वो छोटी सी यूनिट थी, लेकिन लॉ हमने 30% कर लिया। ठीक है, ये हमारा जो सब्जेक्ट है वो 30% कंप्लीट हो गया। एक छोटा सा चैप्टर था बेनिफिशियरीज नाम का, जो हमने कंप्लीट किया है। आज हम लोग पढ़ेंगे स्टडी नोट 1, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। एक लॉ था, पहले एक चैप्टर हुआ करता था अकाउंट्स में जिसमें इसके बारे में थोड़ी डिटेल थी, वो चैप्टर हटा दिया है। एमपी बोर्ड में था पहले, अब वो यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे अकाउंट्स में उस चैप्टर को, और उसमें इसकी जरूरत भी पड़ेगी। इसलिए मैं कहीं ना कहीं पहले ये चीज कवर करवा देता हूँ क्योंकि ये बहुत डिटेल में है। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, इंडियन वर्ड क्यों जोड़ा है? ब्रिटिश लोग बना कर गए, आजादी से पहले का है। ठीक है, कहीं ना कहीं इन्होंने बनाया था इंडिया के लिए। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 जिसको हम बोलते हैं, और ये हमारा यूज होगा अकाउंट्स में भी जब हम पढ़ेंगे कंसाइनमेंट अकाउंट। जब हम कंसाइनमेंट अकाउंट पढ़ेंगे तब ये चैप्टर यूज होगा। ठीक है, तो इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं? एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, वॉइड एंड वॉइडेबल एग्रीमेंट, जो कि इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है, कंसिडरेशन, लीगलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन, कैपेसिटी ऑफ पार्टी, फ्री फ्री कंसेंट क्या होता है, कंसेंट यानी सहमति, क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, ये इकोनॉमिक्स में था पहले थोड़ा बहुत। इसके अलावा कंसाइनमेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड रेमेडीज ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगर रूल तोड़ा या कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा तो क्या रेमेडीज अवेलेबल होंगी पार्टीज के पास, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ये इतना है, और इसका वेटेज अगर देखा जाए तो देखो हमको इसमें 3 यूनिट पढ़ने हैं। 3 है ना? हाँ 3। पार्ट ए में 3 यूनिट है और ये 70% की। ये सेक्शन ए जो है कितने मार्क्स का है? 70 मार्क्स का है, या 70% है। 70 मार्क्स का यहाँ से 100% आएगा। अब इसमें 3 हमारे डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर हैं, तो आप ये मान के चलिए ऑन एवरेज 20-22% हर एक चैप्टर में से आने वाला है। ठीक है, 20-22-23-24% के आसपास सब में से आएगी। हो सकता है इसमें से 20% आए, स्कैनर देख लेंगे हम लोग, इसमें से 30% आ जाए, और हो सकता है इसमें से 20% आए। तो जैसा जैसा हमारे स्कैनर में होगा वो कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। ये हमारे लिए ये जो सब्जेक्ट है ये, या हमारे लिए जो पोर्शन है वो कितने मार्क्स के लिए है? बोलो। 70 मार्क्स के लिए। ठीक है, 70 मार्क्स में ये चैप्टर आना है तो आना है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। फंडामेंटल ऑफ कमर्शियल लॉज सेक्शन ए। ठीक है, जितने भी हैं इसमें कमर्शियल लॉज है। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की। तो लॉ रिवॉल्व अराउंड राइट एंड लाइबिलिटी। ठीक है, लॉ क्या करता है? लॉ कहीं ना कहीं हमारे राइट्स और लाइबिलिटीज की बात करता है, यानी कि ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करता है। इन इंडिया पीपल हैव 3 टाइप्स ऑफ राइट्स। जनता के पास 3 टाइप के राइट्स होते हैं। एक होते हैं ह्यूमन राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट एंड कॉन्ट्रेक्चुअल राइट। ह्यूमन राइट्स इनकी हम बात करते हैं, अगेन हमें बोलने का अधिकार है, हमें अपनी बात रखने का अधिकार है। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट जो संविधान में दिए हमें, हम चुनाव लड़ सकते हैं। याद होगा हम रिपब्लिकन डे मनाते हैं ना, गणतंत्र दिवस 26। गणतंत्र का मतलब ही क्या होता है? गणतंत्र का मतलब है यहाँ पर एक आम नागरिक से लेकर एक रियल स्टेट का बंदा भी चुनाव लड़ सकता है और प्राइम मिनिस्टर की सीट पर यानी सर्वोच्च पद पर विराजमान हो सकता है। इसी को कहते हैं गणतंत्र। ठीक है, रिपब्लिक। बहुत सारे लोगों को रिपब्लिक का पता ही नहीं है। रिपब्लिक का मतलब ही यही है। देखो ना, एक चाय वाला आज हमारा प्राइम मिनिस्टर है। ठीक है, नरेंद्र मोदी चाय वाले होने के बाद भी हमारे प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं। यही है हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। कोई भी बंदा सर्वोच्च पद पे विराजमान हो सकता है। ऐसा नहीं कि वो इस खानदान में पैदा हुआ था तभी वो सर्वोच्च पद पे बैठेगा, बल्कि सिस्टम क्या है? कोई भी पर्सन जो इंडिया का नागरिक है, ठीक है, उसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि वो इंडिया के सर्वोच्च पद यानी कि प्राइम मिनिस्टर बन सकता है। कॉन्ट्रेक्चुअल राइट, तीसरा हमारे पास राइट होता है कि हम अपनी मर्जी से किसी से भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, यानी एक पर्सन दूसरे पर्सन के साथ हाथ मिला सकता है, ना कि उसे हाथ मिलाने से कोई रोक नहीं सकता। इट मीन्स कि आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो, जो कि इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। यानी एक पर्सन है एक्स
और एक पर्सन है वाई, ये दोनों आपस में एक दूसरे से क्या कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, और इस कॉन्ट्रैक्ट को ही हम बोलते हैं कॉन्ट्रेक्चुअल राइट। ठीक है, दीज आर द एक्सप्लेन्ड बिलो इन दी। ह्यूमन राइट्स क्या होते हैं, जरा देखो फटाफट। ह्यूमन राइट्स मीन्स व्हाट इज ह्यूमन राइट। अक्सर तुमने सुना होगा, आजकल न्यूज चैनलों में बहुत चलता रहता है, ह्यूमन राइट्स का वॉल्यूशन हो रहा है, ह्यूमन राइट्स को फॉलो नहीं किया जा रहा है, लोगों को बोलने की आजादी छीन ली है, ये वगैरह, ये इस तरीके से। देयर इज अ नो लॉ ह्यूमन राइट्स के लिए, देयर इज नो लॉ। यूनाइटेड नेशंस हैव अडॉप्टेड एन यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। कोई लॉ नहीं बना है, डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट विच हैज बीन अडॉप्टेड बाय द नंबर ऑफ कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया। एक क्या है, एक प्रकार का ये ह्यूमन राइट का एक डिक्लेरेशन है। डिक्लेरेशन मतलब जैसे तुमने देखा होगा ना, हम लोग जब रिज्यूम बनाते हैं तो नीचे लिखते हैं मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त जानकारी सत्य रूप है, अगर कोई भी गलती होती है तो इसमें हम जिम्मेदार होंगे, वैसे ही। ठीक है, आई प्रॉमिस टू पे वगैरह वगैरह टाइप का। तो एक डिक्लेरेशन है, जिस डिक्लेरेशन को किन किन कंट्रीज ने अडॉप्ट किया है, मैक्सिमम कंट्रीज ने, जिसमें से इंडिया भी एक है। यानी देयर इज नो लॉ फॉर ह्यूमन बींग्स या ह्यूमन राइट, बट एक एग्रीमेंट है या एक डिक्लेरेशन है जो साइन करवाया यूएन, यूनाइटेड नेशंस। ठीक है, जो इंटरफेयर करता है हर मामले में, यूनाइटेड नेशंस ने एक डिक्लेरेशन साइन करवाया है, जिसमें कि इंडिया ने भी साइन किया है। तो ये चीज आपको याद रखना है, देयर इज नो लॉ फॉर ह्यूमन राइट। ठीक है, वी हैव नेशंस नेशनल ह्यूमन राइट, वी हैव नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन एंड स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन। ह्यूमन इज अबव कॉमन लॉ। ठीक है, हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं कॉमन लॉ से ऊपर होता है, इसीलिए हमने ह्यूमन राइट्स कमीशन बनाया हुआ है। जैसे कश्मीर में जब किसी कोई भी बड़ा हादसा होता है, पाकिस्तान बोलता है यूएन को ह्यूमन राइट्स कमीशन के रिगार्डिंग इंटरफेयर करना चाहिए, वहां पर लोगों को दबाया जा रहा है, लोगों को कुचला जा रहा है, लोगों को मारा जा रहा है, सरकार ऐसा कर रही वैसा कर रही, तो किसकी वो बार बार यूएन के पास क्यों जाता है। अक्सर तुमने सुना होगा पाकिस्तान यूएन की बात करता है, यूएन को इंटरफेयर करना चाहिए, यूएन को वो, यूएन को ये कुछ नहीं है। मतलब एक प्रकार से यूएन एक कमीशन है, यूएन ने क्या बना रखा है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन बना रखा है एंड स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन बना रखा है हमने इंडिया में, जिनके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं। कमीशन है एक हमने एक डिपार्टमेंट बना रखा है, बट देयर इज नो लॉ फॉर ह्यूमन राइट्स। यानी कि ओवरऑल आप कह सकते हो इंडिया में और पूरे वर्ल्ड में कोई ह्यूमन राइट्स के लिए कोई लॉ नहीं है, लेकिन यूएन ने एक कमीशन के थ्रू, यूएन ने एक डिक्लेरेशन के थ्रू सबसे कह रखा है भाई ह्यूमन के खातिर आप ज्यादा क्रूर या ज्यादा अत्याचारी नहीं बनना है आपको। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट कौन से होते हैं, जो हमको हमारा संविधान देता है। लोग बोलते हैं ना हमारा संविधान हमें बोलने की आजादी देता है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट में आते हैं वो राइट जो हमारे संविधान ने हमें इन जनरल दिए। ठीक है, जैसे मैंने कहा था अभी आपको कि कोई भी चुनाव लड़ सकता है, प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, कोई भी आपकी कॉलोनी में, आपके वार्ड में, आपके यहाँ एरिया में विधायक का चुनाव लड़ लो, आप अपनी पार्टी बना लो। तो यहाँ पर हर एक बंदे के पास कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ राइट दिए हैं। दिस इज अवेलेबल टू ऑल सिटीजन। देखो यहाँ पर वर्ड क्या लिखा है सबसे पहले, दिस इज अवेलेबल टू ऑल सिटीजन, ये सबको अवेलेबल है। इंडिया का हर वो नागरिक जो इंडिया में जन्मा है उसके पास, सबके पास ये राइट होता है। एज पर कॉन्स्टिट्यूशन बेसिक राइट्स आर कॉल्ड, जनरली इनको क्या बोलते हैं, बेसिक राइट्स, कॉल्ड फंडामेंटल राइट्स, इन्हीं को हम अपने फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं। एंड इफ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस वायलेट एनी राइट, रेमेडी इज अवेलेबल टू द सिटीजन बाय मेकिंग राइट पिटीशन टू हाई कोर्ट। अगर कोई भी बंदा अगर किसी चीज से प्रताड़ित है तो हाई कोर्ट में पिटीशन दायर कर सकता है, और पिटीशन के बेस पर उसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट मिला है कि उसकी बात सुनी जाएगी। यानी एक आम नागरिक भी हाई कोर्ट में अपील कर सकता है किसी चीज के रिगार्डिंग, और इस चीज को ही हम कहते हैं पिटीशन, और इसको हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। यानी ऑल सिटीजन को बराबर राइट है। इंडिया का हर वो नागरिक जो इंडिया में जन्मा है, इंडिया की सिटीजनशिप है, वो इंडिया में अगर उसे कोई भी प्रॉब्लम होती है तो अपने फंडामेंटल राइट्स के लिए गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के पास जा सकता है। अगर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन कोई रूल्स को वायलेट कर दे एनी राइट को, तो उसके पास रेमेडी अवेलेबल होती है। रेमेडी मतलब उपचार अवेलेबल है कि वो सिटीजन पिटीशन दायर कर सकता है इन हाई कोर्ट, और वहां से उसको जस्टिस मिलेगा। इस चीज की हम कामना करते हैं कि जस्टिस मिलेगा, लेकिन गारंटी नहीं है। आज मनीष को कुछ प्रॉब्लम हो रही है शायद। ठीक है, कॉन्ट्रेक्चुअल राइट क्या होते हैं? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ राइट होते हैं, जिनमें से हम लास्ट पढ़ रहे हैं कॉन्ट्रेक्चुअल राइट। दीज आर राइट एंड ऑब्लिगेशंस क्रिएटेड वॉलंटरी बिटवीन पार्टीज बाय मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट। ये हमारे पास राइट है कि हम दो लोगों के बीच में अपने राइट्स को बढ़ाने के लिए या कम करने के लिए हम दो लोग आपस में क्या कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं।
जैसे हमें कोई राइट नहीं है कि एक्स की प्रॉपर्टी मैं यूज करूं और वाई मेरी प्रॉपर्टी यूज करे, ठीक है, एक्स की प्रॉपर्टी वाई और वाई की प्रॉपर्टी एक्स यूज करे। लेकिन अगर ये दोनों आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो इसके बाद ये चीज क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली हम कह सकते हैं, ऑटोमेटिकली ये चीज क्या बन जाएगी, कॉन्ट्रेक्चुअल राइट के अकॉर्डिंग एक दूसरे को ये राइट दे देंगे कि आप यूज कर सकते हो। जैसे आप अपने फ्रेंड की बाइक यूज नहीं कर सकते, वो आपकी कार यूज नहीं कर सकता, लेकिन विद द हेल्प ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आप ये कर सकते हो। तो इसको कहते हैं कॉन्ट्रेक्चुअल राइट, यानी कि ये हमको ना संविधान ने दिया है, ना कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया, ना ये हमारा ह्यूमन राइट है, बट दिस इज अवर कॉन्ट्रेक्चुअल राइट कि यहाँ पर हम जो चाहें जैसी शर्तें डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन याद रखना वो शर्तें लीगल होनी चाहिए। जैसे कि हम दो लोग मिलकर हम ये सोच रहे हैं चलो भाई आज डकैती डालते हैं, तो ये गलत है। ये कॉन्ट्रेक्चुअल राइट आपका, आप दो लोग इस टाइप का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, दिस इज अवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट और ये इलीगल है, गलत है। आगे हम पढ़ेंगे इस टाइप के कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। तो ये चीज याद रखना, एक शॉर्ट नोट लिखने के लिए आ सकता है, राइट द टाइप्स ऑफ राइट ऑफ ह्यूमन बीइंग या फॉर इंडिया, ठीक है। इन इंडिया पीपल हैव 3 राइट, तो हमको वो याद रखना है, ह्यूमन राइट, कॉन्ट्रेक्चुअल राइट एंड कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। ह्यूमन राइट्स के लिए देयर इज नो लॉ, बट डिक्लेरेशन साइन करवाया किसने, यूएन ने, नेशनल कमीशन और स्टेट कमीशन, ठीक है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन एंड स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन, जिसके थ्रू इंडिया में रेगुलेट होता है। और ह्यूमन इज अबव कॉमन लॉ, तो कॉमन लॉ से ऊपर होते हैं कहीं ना कहीं, इसलिए इनके राइट्स की हमने अधिकारों की बात की है। फिर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट जिसमें बात करते हैं, एक इंसान को ये हमने अधिकार दिया कि अगर उसको गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से या किसी ऑर्गेनाइजेशन से कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है इन हाई कोर्ट विद द हेल्प ऑफ फाइलिंग अ पिटीशन, ठीक है। बोल रहा है ना, हम पिटीशन फाइल की, हमने पीएल लगाई है, ठीक है। तो पिटीशन का मतलब ही क्या होता है, पिटीशन यानी एक प्रकार का आवेदन, पिटीशन एक प्रकार का मुकदमा, किसके ऊपर, किसी डिपार्टमेंट के ऊपर, किसमें, हाई कोर्ट में। और कॉन्ट्रेक्चुअल राइट जो कि हम क्या करते हैं, जो कि ऑब्लिगेशन क्रिएट करता है। ऑब्लिगेशन क्रिएट करने का मतलब क्या होता है, जिम्मेदारी क्रिएट करता है, ठीक है, क्रिएटेड वॉलेंट्री, ठीक है। जो कि हमने वॉलेंट्री का मतलब क्या है, स्वेच्छा से हमने जो लाइबिलिटी क्रिएट की है। जैसे भाई मैं तेरी गाड़ी यूज कर लूंगा, ये मेरा राइट है, और उसने मुझे क्या किया, ऑब्लिगेशन, जिम्मेदारी दी है, कहा तू कर लेना, साथ में मैंने उसको बोला कि तू मेरी कार यूज कर लेना, ये इसके लिए मैं ऑब्लिगेट कर रहा हूँ या मैं ऑब्लिगेशन साइन कर रहा हूँ, मैं जिम्मेदारी ले रहा हूँ। तो ये कॉन्ट्रेक्चुअल राइट क्या होते हैं, देयर आर द राइट एंड ऑब्लिगेशन, राइट एंड ऑब्लिगेशन, ये राइट एंड ऑब्लिगेशन, एक तरफ आपको राइट मिलता है, दूसरी तरफ आपको जिम्मेदारी मिलती है। एंड क्रिएटेड वॉलंटरी, जो कैसे क्रिएट किए गए हैं, वॉलंटरी। तो यहाँ पर 2 वर्ड हैं, राइट एंड ऑब्लिगेशन। क्रिएटेड वॉलंटरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्रिएटेड वॉलंटरी, किसी ने मजबूर नहीं किया था एक्स और वाई को कि तू मेरी गाड़ी यूज करना, मैं तेरा कार यूज करूंगा, लेकिन इन्होंने वॉलंटरी शिक्षा से ये एग्रीमेंट साइन किया बिटवीन पार्टीज बाय मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट। आई होप कि आपको इतना चीज समझ में आ गया होगा। किसी को नहीं समझ में आया हो तो प्लीज बताओ, किसको नहीं समझ में आया, कोई है, देयर इज एनी डाउट। जया खंडेलवाल के नाम से आ चुके हैं मनीष। मनीष आवाज आ रही है, विशाल आवाज आ रही है, आवाज आ रही है सभी को, आ रही है सर। ठीक है, समझ में आ गया, यस सर। ठीक है। बीच में थोड़ा बोलते रहा करो, या किसी के घर अगर बर्तन खड़खड़ाने की थोड़ी बहुत आवाज आती हो हल्की फुल्की, तो वो अपना माइक ऑन रखें ताकि पता चले मुझे। किसी के यहाँ बर्तन फड़कते हैं क्या, खड़खड़ाने की आवाज आती है किसी के? नो सर। आती हो तो फिर अपना माइक ऑन करो। क्या वो मुझे जब तुम बोलते हो तभी समझ में आता कि हाँ स्टूडेंट जाग रहे हैं? यस सर। चलो, समझ में अगर किसी को ना आए तो प्लीज पूछ लेना। इस पर 4 मार्क्स का शॉर्ट आंसर आपको ना एक छोटा सा आ सकता है, और कभी ना कभी आया होगा। अब है इसेंशियल एलिमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। हम अब किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, अगर देखा जाए तो सब कुछ कॉन्ट्रेक्चुअल राइट के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। कॉन्ट्रैक्ट करने का पावर किसके पास है, अगर हम बात करें तो हर वो इंडिया का इंडिविजुअल, हर वो व्यक्ति जो इंडिया में जन्मा है, वो इंडिया के दूसरे व्यक्ति के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है किसी भी राइट एंड ऑब्लिगेशन के लिए। ये बार बार ये वर्ड याद रखना, कॉन्ट्रेक्चुअल राइट में क्या होता है, दीज आर राइट एंड ऑब्लिगेशन क्रिएट होते हैं यहाँ पर, और विद द हेल्प ऑफ वॉलेंट्री, या हम कह सकते हैं विद वॉलेंट्री एग्रीमेंट, यानी कोई किसी को जबरदस्ती, जैसे मेरे और देवेंद्र सर के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉलेंट्री है,
यहाँ पर मेरे कुछ राइट है लेकिन मेरे कुछ ऑब्लिगेशन है, सेम देवेंद्र सर के कुछ राइट है और उनके भी कुछ ऑब्लिगेशन है, तो हम कह सकते हैं ये होता है कॉन्ट्रैक्ट। और कॉन्ट्रेक्चुअल राइट हमें हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, हम जिसके साथ कर सकते हैं, ठीक है। इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, ठीक है। अब हम यहाँ से हम बात करेंगे इसेंशियल एलिमेंट्स कौन कौन से होने चाहिए एक कॉन्ट्रैक्ट में, एक ऑफर में एंड एक्सेप्टेंस, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, दोनों लोगों के बीच में जनरली क्या होता है, इधर से एक्स ने कहा कि भाई चल साथ में बिजनेस करते हैं, एक्स ने कहा साथ में बिजनेस करते हैं, एक्स ने कहा ओके, ठीक है, हम लोग क्या करने वाले, बिजनेस विद टुगेदर, ठीक है, दैट इज कॉल्ड ऑफर, इसको क्या कहते हैं, ऑफर, ठीक है। फिर बाय ने बोला ओके, ठीक है, इसने क्या बोला इसकी तरफ से, ओके, इट इज कॉल्ड एक्सेप्टेंस, ठीक है, ये क्या है, एक्सेप्टेंस। और जब ये एक्सेप्टेंस हो गया और इसे ब्लैक एंड व्हाइट करा लिया तो दिस इज कॉल्ड अ कॉन्ट्रैक्ट, और ये क्या बन जाता है फिर, कॉन्ट्रैक्ट। यानी अगर एक बंदा सामने से ऑफर देता है, दूसरा बंदा इधर से एक्सेप्टेंस देता है, तो दैट इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका है, सब डील पक्की, ठीक है। ऐसा ही रिश्तों में होता है, लड़की वाले या लड़का वाले जाते हैं लड़की के पास, जो भी है अपोजिट पार्टी जाती है, ऑफर देती है, वो उधर से एक्सेप्ट करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट पक्का, ठीक है, शादी पक्की। अब चलो दोस्त तमाशे बुला लो, शादी करवाते हैं, यही है ना कॉन्ट्रैक्ट। और कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, हमारे इंडिया में तो शादी जो एडजस्टमेंट है, लेकिन बाहर की कंट्रियों में शादी एक कॉन्ट्रैक्ट है, और इसीलिए बाहर की कंट्रियों में जल्दी से रिश्ते टूट जाते हैं, बिकॉज वो कॉन्ट्रैक्ट मानते हैं, और कॉन्ट्रैक्ट को कभी भी तोड़ा जा सकता है। उन्होंने वो कहते हैं मैरिज इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन बोथ द पार्टी, ठीक है, लड़का लड़की के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट है, और जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट, इसीलिए उनकी शादियां कोर्ट में होती हैं, या उनकी शादियां जहां भी होती हैं वो रजिस्टर्ड होती हैं, ठीक है, तो वो एक कॉन्ट्रैक्ट है, जिस दिन चाहे तोड़ दो और वो खत्म हो जाएगा। लेकिन हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ तो भाई 7 जन्मों का साथ है, ठीक है। चलो छोड़ो, इंट्रोडक्शन की बात करते हैं हम। इंट्रोडक्शन क्या है, तो ये बिल्कुल, अगर यहाँ पर मैं ऐसा नहीं कि बस उसको हम बगैर सर पैर के बात कर रहे हैं, रियल में इंडिया में जो शादी का जो सिस्टम है वो ठीक है, लेकिन अगर आप क्रिश्चियन लोगों की शादी देखोगे तो बिल्कुल उसमें ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ही है, वो 100% कॉन्ट्रैक्ट एक्ट फॉलो होता है उसमें, ठीक है। वहाँ पे एक तरफ से ऑफर, दूसरी तरफ से एक्सेप्टेंस एंड फाइनली कॉन्ट्रैक्ट साइन, और शादी हो गई, और जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट टूटेगा शादी खत्म हो जाएगी, बिल्कुल ऐसा ही होता है वहाँ पर। बिफोर इनरिचमेंट इनैक्टमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, अगर ये एक्ट आने से पहले, इन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 द कोर्ट इन इंडिया यूज्ड टू अप्लाई इंग्लिश कॉमन लॉ। इससे पहले वो क्या यूज करते थे, इंग्लिश कॉमन लॉ एज सिचुएटेड टू इंडियन कंडीशन, ठीक है, जो किसके अकॉर्डिंग था, इंडियन कंडीशन के अकॉर्डिंग, इंडियन कस्टम्स के अकॉर्डिंग एंड यूजेस के अकॉर्डिंग। सम डिफिकल्टीज वर नोटिस, हमने देखा कि बहुत सारी डिफिकल्टीज आ रही इन यूजिंग इंग्लिश कॉमन लॉ, क्योंकि भाई सीधी सी बात है, ब्रिटिश लोग थे हमारे इंडिया में, तो वो लोगों का लॉ था, उसको यूज करने में दिक्कत आ रही थी। तो अकॉर्डिंगली लेटर द कोर्ट स्टार्टेड डिसाइडिंग केसेस बेस्ड ऑन हिंदू पर्सनल लॉ एंड मुस्लिम पर्सनल लॉ। ये दो लॉ है, हिंदू पर्सनल लॉ को तो कोई फॉलो नहीं करता, लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ आज भी बहुत फॉलो करते हैं मुस्लिम लोग। तो मुस्लिम पर्सनल लॉ और हिंदू पर्सनल लॉ के अकॉर्डिंग, उसके ऊपर बेस्ड होकर हमने एक लॉ बनाया, बट द सेम वर स्टिल नॉट फाउंड फिट टू एड्रेस द बिजनेस कॉम्प्लेक्सिटीज। लेकिन इन दोनों को भी ये लॉ भी कहीं ना कहीं बिजनेस कॉम्प्लेक्सिटीज को पूरा नहीं कर पाए। यानी अगर कहानी थोड़ी सी ऐसी समझो कि पहले ब्रिटिश लोग जो थे वो इंडिया में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 पास होने से पहले 1872 गांधी जी का जन्म ही हुआ था कब, 1869 में, यानी गांधी जी के जन्म के 3 साल बाद ये लॉ आया है, इससे पहले कोई लॉ ही नहीं था। तो ब्रिटिश लोग क्या करते थे, इंग्लिश लॉ चलाते थे इंडिया में, इंग्लिश लॉ का यूज करते थे, लेकिन उसमें बहुत सारी डिफिकल्टीज आती थी, क्योंकि यहाँ के कल्चर्स, रिचुअल्स, यहाँ का रिलीजन अलग अलग है। तो उसके बाद इन्होंने क्या किया, कोर्ट ने क्या स्टार्ट किया, डिसाइडिंग टू केस कैसे हैंडल किए जाए कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के, बेस्ड ऑन हिंदू पर्सनल लॉ को इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट माना और मुस्लिम पर्सनल लॉ को। लेकिन बट द सम वर, ठीक है, बट द सेम वर स्टिल नॉट फाउंड फिट टू एड्रेस द बिजनेस कॉम्प्लेक्सिटीज। इसका मतलब है कि फिर भी ये फिट नहीं हो पाया बिजनेस कॉम्प्लेक्सिटी में। अकॉर्डिंगली फिर क्या किया गया, सेपरेट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 वाज इनेक्टेड। इंडिया के इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, इंडिया के धर्म, इंडिया के रिचुअल्स के अकॉर्डिंग हम लोगों ने फाइनली 1872 में एक नया कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बनाया, जिसका नाम दिया इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। मैंने कहा था ना, जो लॉ ब्रिटिश लोगों ने बनाया फॉर इंडिया, इसके लिए बनाया, ब्रिटिश लोगों ने बनाया फॉर इंडिया, जनरली उसके सामने वो नाम रख देते थे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन वर्ड यूज कर देते थे लोग, ठीक है। अगर वो वैसा का वैसा उठा के ला रहे हैं एज इट इज,
तो फिर उसके आगे वो इंडिया नहीं जोड़ते थे। लेकिन अगर उन्होंने कोई भी लॉ बनाया जो फॉर द पर्पस ऑफ इंडिया, जनरली वो लोग क्या करते थे, इसकी पहचान किससे होती थी, इंडियन से। यानी हो सकता है वो चाइना में बनाते होंगे, चाइना कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 बनाया होगा, इंडिया में बनाया तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 बना दिया। इस तरीके से वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बनाते थे। दिस एक्ट इज बेस्ड ऑन, ये एक्ट किसके ऊपर बेस्ड था, ऑन इंग्लिश कॉमन लॉ विच इज टू अ लार्ज एक्सटेंट मेड अप टू द जुडिशियल प्रोसीडेंट। ठीक है, प्रेसिडेंट, ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं ये कह लो आप कि जिसमें इंग्लिश लॉ ही था, लेकिन इसमें बहुत सारे सुधार किए होंगे अकॉर्डिंग टू इंडियन एनवायरमेंट या अकॉर्डिंग टू हिंदू पर्सनल लॉ एंड मुस्लिम पर्सनल लॉ, और इसलिए इसका नाम रख दिया इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। यानी ये टोटली बेस्ड तो वही था, इसीलिए तो ब्रिटिश लोगों की फीलिंग आती है इस लॉ में। अभी हम आगे पढ़ेंगे भी, तो ब्रिटिश लोगों ने इसको बनाया था 1872 में। कौन इंडिया को रन कर रहा था, कौन इंडिया को चला रहा था, ब्रिटिश। ब्रिटिश लोगों ने इस लॉ को बनाया, तो इसीलिए हम ये एक्ट ही बेस्ड है। यानी जितने भी एक्ट 1947 से पहले बने इंडिया में, वो सारे के सारे इंग्लिश कॉमन लॉ को ही यूज करके बनाए गए। इवन हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन भी बहुत हद तक कॉपी पेस्ट है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है, वो लोग क्या करते थे, हमने तो इतना सब पढ़े लिखे थे नहीं इंडिया के लोग, तो उन्होंने वही का वही लॉ जो वहां चलता था उसको कॉपी पेस्ट कर दिया। बाबा भीमराव अम्बेडकर ने, हमारे संविधान के रचयिता जिनको हम कहते हैं, उन्होंने क्या किया था, उनकी टीम होगी, उन्होंने बस जो लॉ वहां थे वही के वही लॉ उन्होंने कॉपी करके इधर डाल दिए। बहुत सारी चीजें उसमें इधर उधर करके सुधार दिया जो हमारे अकॉर्डिंग होंगी, लेकिन ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल पूरा फ्रेश लॉ था। वैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 भी बना इंडिया के लिए था, लेकिन बट नॉट 100% मेन मेड इन इंडिया, या ये नहीं कह सकते कि इंडिया के लोगों ने बनाया था। द लॉ रिलेटिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट इज contained in the Indian Contract Act 1872. The act as originally enacted as divided into 4 parts. अगर हम बात करें तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो कि इंडिया में बनाया गया था, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, इसको ओरिजिनली 4 पार्ट में बांटा गया। वो 4 पार्ट कौन कौन से हैं? सबसे पहला है लॉ रिलेटिंग टू द जनरल प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, लॉ रिलेटिंग टू द जनरल प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। दूसरा है लॉ रिलेटिंग टू द सेल ऑफ गुड्स, law relating to the special contract, ठीक है, and contract is indemnity and guarantee, bailment, pledge, contract of agency, ये इन चीजों को कवर किया लॉ रिलेटिंग टू द स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट। और फोर्थ है लॉ रिलेटिंग टू द पार्टनरशिप बिजनेस के बारे में भी। लेकिन फिर याद रखो, पार्टनरशिप के लिए सेपरेट एक्ट आ गया बाद में आके 1932, तो फिर ये उसको ओवर रूल करने लगा। यानी पहले कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के थ्रू ही क्या कवर होता था, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के थ्रू ही 1872 के थ्रू ही पार्टनरशिप कंट्रोल होता था। ठीक है, लेकिन बाद में क्या हुआ, पार्टनरशिप एक्ट जब 1932 आ गया तो इसको ये ओवर रूल कर दिया, फिर ये ना फॉलो करके पार्टनरशिप का सेपरेट लॉ बन गया। यानी आप कह सकते हो उस टाइम पर 4 पार्ट में इसको बांटा गया था, जिसमें पहले में क्या था, लॉ रिलेटिंग टू जनरल प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। दूसरा लॉ रिलेटिंग टू द सेल ऑफ गुड्स, लॉ रिलेटिंग टू द स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट, और तीसरा लॉ रिलेटिंग टू द पार्टनरशिप बिजनेस। आई होप कि सभी को समझ में चीजें आ गई होंगी। बोलो, समझ में आ गई? यस सर। अब इनको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। नोट, अब नोट क्या है, दीज सेक्शंस आर repealed from the Indian Contract Act and 2 new acts were enacted for the same. They are, देखो वही, the Sale of Goods Act 1930 and Indian Partnership Act 1932। यानी बाद में क्या हुआ, इन्हीं दो पार्ट में से एक तो गुड्स के लिए सेपरेट एक्ट आ गया, इसीलिए देखो इनको हाईलाइट किया है, तीसरे और चौथे की जगह रिप्लेस हो गए। ये क्या हो गए, रिप्लेस वर्ड यहाँ पर रिपील्ड लिखा है ना, रिपील्ड की जगह आप चाहो तो रिप्लेस लिख लो। दे आर replaced from the Indian Contract Act and 2 new acts were, ये 2 नए एक्ट कौन से थे, वो ये रहे, एक ये रहा और एक ये रहा। ठीक है, मैंने ये चीज आपको ऊपर भी हिंट कर दी थी कि ये 2 चीजें जो बोल्ड में दी हुई हैं वो बोल्ड में इसीलिए दी हैं कि इनको रिप्लेस हो गया है। यानी नाउ डेज अगर हम आज की बात करें तो जो सेक्शन जो स्टार लगे ना, ये सेक्शन हट चुके हैं इसमें से। अब सेक्शन 76 से लेकर सेक्शन 123 तक जो कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में थे, इन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में से दे आर डिलीटेड फ्रॉम द एक्ट। और पार्टनरशिप में 239 से 266 था, इतने सेक्शंस भी यहाँ से क्या हो चुके हैं, डिलीट हो चुके हैं। ये सेक्शन इसलिए स्टार्ट किए गए, स्टार का मतलब दे आर डिलीटेड फ्रॉम इन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 एंड नाउ न्यू लॉ framed by ब्रिटिश गवर्नमेंट फॉर सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट सेपरेटली बना दिया
1930 एंड फॉर पार्टनरशिप इंडियन पार्टिसिपेट 1932 फ्रेम किया गया, जिसके बारे में हमने अलग से हम पढ़ेंगे, इसके बारे में हम टोटली अलग से पढ़ेंगे और ये हमारे सिलेबस में नहीं है और ये आप 12th में पढ़कर आए हो कहीं ना कहीं। द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कम इनटू फोर्स, ठीक है, ये डेट बहुत अच्छे से ध्यान रखना है सभी लोगों को। 1 सितंबर 1872, 1 सितंबर 1872 से ये जो है क्या हुआ, 1 सितंबर 1872 यानी कि इस साल से ये एक्ट फोर्स में आया। जैसे जीएसटी इन फोर्स में कब आया, 2018 या 17, 18 से ना, 17 से आया, मैं तो खुद ही भूल गया, अरे 2017 एक्ट का नाम, ठीक है, तो वो जुलाई से एप्लीकेबल हुआ था। वैसे ये 1 सितंबर 1872 से एप्लीकेबल हुआ। द एक्ट इज एप्लीकेबल टू द होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अब ये वर्ड नहीं यूज होना चाहिए, ठीक है, आज की डेट में ये अगर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है तो आज ही जम्मू कश्मीर पे भी लागू होगा, ठीक है। इस चीज के रिगार्डिंग में हम लोगों को अलग से थोड़ा देखना पड़ेगा कि उन्होंने ये वर्ड अभी तक क्यों नहीं हटाया है, ठीक है, हट जाना चाहिए अब हर वो लॉ जो इंडिया में एप्लीकेबल होता है, क्योंकि अब जम्मू एंड कश्मीर उस टाइम की, हाँ सॉरी अगर हम बात करें उस टाइम की, उस टाइम पे बिल्कुल एप्लीकेबल नहीं था, बट आज की बात करें तो नाउ दिस एक्ट एप्लीकेबल टू जम्मू एंड कश्मीर ऑल्सो। डेफिनेशंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अब कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन समझिए। सेक्शन 2 सबसेक्शन एच ऑफ द एक्ट, ठीक है, सारी की सारी डेफिनेशंस कहाँ होती हैं, लॉजिकली अगर सोचा जाए तो सेक्शंस में डिसाइड होती हैं। तो भैया याद कैसे करेंगे सर, देखो लॉ में सबसे खतरनाक अगर चीज कुछ होती है तो डेट एंड सेक्शन। डेट एंड सेक्शंस आपको याद करने बहुत जरूरी है। बायोलॉजिकली मैं आपको ये चीज बता दूं कि सारी की सारी डेफिनेशन सेक्शन 2 में होती है। सेक्शन 1 में होता है चैप्टर के बारे में, लॉ के बारे में, सेक्शन 2 में होती है ऑल डेफिनेशन, और सेक्शन 3 से वो कुछ भी स्टार्ट कर सकते हैं। यानी सिंपल सा फंडा है सर, बुक का नाम कहाँ होगा, लॉ का नाम सेक्शन 1 में होगा सर, उसमें कौन कौन सी टर्मोलॉजी यूज की उसको कहाँ पर डिफाइन किया होगा, सेक्शन 2 में डिफाइन किया गया होगा, और सर बाकी लॉ पूरा का पूरा रिमेनिंग सेक्शंस में बांट दिया जाता है। चलो सेक्शन 2 सबसेक्शन एच डेफिनेटली डेफिनेशन की बात कर रहा है, डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो कहां पर डिफाइन किया गया है, सेक्शन 2 सबसेक्शन एच, एच में डिफाइन किया गया है द टर्म कॉन्ट्रैक्ट एज एन एग्रीमेंट। सभी को पता होगा कॉन्ट्रैक्ट को एक एग्रीमेंट भी कहते हैं बिटवीन 2 और मोर पार्टीज इन्फोर्सेबल बाय लॉ, विच इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ, यानी वो कॉन्ट्रैक्ट तभी कहलाएगा जिसको इन्फोर्स किया जा सके लॉ के थ्रू। हमने एक कॉन्ट्रैक्ट किया जिसमें कि हम लोगों ने प्लानिंग की है कि हम एक चोरी करेंगे, डकैती डालेंगे, तो सर ये कॉन्ट्रैक्ट हमारा क्या इन्फोर्सेबल बाय लॉ है, ये तो शुरुआत से वैलिड ही नहीं है कॉन्ट्रैक्ट, तो कहां से इन्फोर्सेबल होगा, उल्टा तुमको जेल और हो जाएगी। तो जो लॉ इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो उसी को हम कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, यानी एक एग्रीमेंट जो दो से ज्यादा लोगों के बीच हो रहा है, जिसको इन्फोर्स कराया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ लॉ, उसी को हम कहते हैं द कॉन्ट्रैक्ट एज पर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। Pollock defines the Contract Act as every agreement, हर वो agreement and promise enforceable at law is a contract, जो कि लॉ के द्वारा enforceable होती है उसको हम क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। Another definition of contract given by the Salmon is contract is an agreement creating and defining obligation between two parties। अभी ऊपर ही बढ़ चुके हैं। अगर हम सैलमन की डेफिनेशन यूज करते हैं तो सैलमन कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट एक एग्रीमेंट है जो क्रिएट करता है, ठीक है, एग्रीमेंट जो क्या क्रिएट कर रहा है, एक क्रिएटिंग एंड डिफाइनिंग ऑब्लिगेशन बिटवीन टू पार्टी, ठीक है। ऑब्लिगेशन क्या है, किसकी क्या जिम्मेदारी है, और ऊपर वाले लॉ में क्या बोल रहा है, वो क्या बोल रहा है, एवरी एग्रीमेंट एंड प्रॉमिस इन्फोर्सेबल एट लॉ इज कॉन्ट्रैक्ट। अगर किसी ने तुमने प्रॉमिस कर लिया ना, आई प्रॉमिस टू पे, आई वगैरह वगैरह, तो समझ लो आपकी जिम्मेदारी जनरेट होगी। और अगर वो प्रॉमिस इन्फोर्सेबल बाय लॉ है, यानी लॉ बोलता है बिल्कुल ऐसा कर दो, जैसे अभी हमने कहा डकैती के लिए हमने कॉन्ट्रैक्ट किया, तो लॉ तो खुद मना करेगा, अरे ऐसे करना पाप है, तुम्हें सजा हो जाएगी, तो वो तो इन्फोर्सेबल बाय लॉ है नहीं। लेकिन तुमने कॉन्ट्रैक्ट किया था, जैसे मैंने तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, तो मुझे फीस दो, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, और ये एग्रीमेंट रिटर्न में हो गया, तो ये समझो कि आप उसको इन्फोर्स करा सकते हो लॉ के थ्रू। अगर हम नहीं पढ़ाते तो आप लॉ से कह सकते हो, लॉ में आप अपील कर सकते हो कि देखो सर के साथ और हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि आप सर हमको पढ़ाएंगे, लेकिन सर ने बीच में छोड़ दिए। तो इस सिचुएशन में हम कहते हैं ऐसा कोई एग्रीमेंट, ऐसा कोई प्रॉमिस, ऐसी कोई ऑब्लिगेशन
जिसे इन्फोर्स कराया जा सके विद द हेल्प ऑफ लॉ, उसी को हम क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। फ्रॉम द अबव एनालिसिस ऑफ द डेफिनेशंस, अगर ये डेफिनेशंस को अगर हम एनालिसिस करें तो क्या पाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट, इट इज क्लियर दैट कॉन्ट्रैक्ट इज बेस्ड ऑन इन्फोर्सिबिलिटी। कॉन्ट्रैक्ट किसके ऊपर बेस्ड है, इन्फोर्सिबिलिटी के ऊपर बेस्ड है ऑफ एन एग्रीमेंट। So agreement and its enforceability are two essential components of a contract. If either of these two missing, there is no contract. अगर उसमें enforceability नहीं है, ठीक है, अगर उसमें enforceability नहीं है, based on enforceability of an agreement, so agreement and the enforceability are two essentials. Agreement होना चाहिए and then उसको enforce किया जा सके। यानी contract का एक formula निकल आया कि what is contract? Contract यानी कि सॉरी, ऐसा एक कॉन्ट्रैक्ट जिसमें दो चीज होनी चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट कब होगा, पहली चीज एग्रीमेंट होना चाहिए, दूसरी चीज उसको क्या कराया जा सके, इन्फोर्सिबिलिटी। अगर ये चीज है, यानी किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में आप ये दो चीजों को देखोगे कि कॉन्ट्रैक्ट सर कब होता है, एक तो क्या होना चाहिए, एग्रीमेंट, और दूसरी क्या होनी चाहिए उसमें, इन्फोर्सिबिलिटी। इट मींस दैट इज कॉल्ड एन एग्रीमेंट। अब एग्रीमेंट की डेफिनेशन दी है यहाँ पर, अभी हमने कॉन्ट्रैक्ट पढ़ लिया, अब एग्रीमेंट क्या होता है। एग्रीमेंट हैज बीन डिफाइंड इन सेक्शन 2E। सेक्शन 2H में क्या डिफाइन किया गया था, कॉन्ट्रैक्ट, और अब 2E में क्या डिसाइड किया जा रहा है, एग्रीमेंट मीन्स व्हाट, एवरी प्रॉमिस। एग्रीमेंट मीन्स एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस, यानी एक साथ बहुत सारी प्रॉमिस, एक प्रॉमिस चांद तारे तोड़ के लाने की, और एक साथ बहुत सारी प्रॉमिस करना, ठीक है, चांद तारे तोड़ लाऊंगा, महल बनवा दूंगा, ताजमहल बनवा दूंगा, ये सब चीजें क्या हो गई, एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, ठीक है, जहां पर क्या हो, दूसरे एक दूसरे के लिए कुछ न कुछ मिल रहा, तो उस प्रॉमिस को हम कहते हैं एग्रीमेंट। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन बी, अब बी में पहुंच गया, when the person to whom the proposal is made signifies the assent thereto, assent का मतलब सहमति, the proposal is said to be accepted। अगर उसने सहमति दे दी, ठीक है, यानी हमने इधर से ऑफर दिया और उसने एक्सेप्टेंस दे दिया, प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया, एंड अ प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ कॉन्ट्रैक्ट। भाई ऊपर हमने यही तो पढ़ा था, अगर एक बंदे ने, ये अगर आप ध्यान दोगे, इसने इसको ऑफर दिया था, इसने उसको ऑफर दिया और उसने उसको एक्सेप्ट कर लिया, तो क्या बन गया था, वो ऑफर देने के बाद उसने एक्सेप्ट कर लिया, ओके कह दिया, तो देन कॉन्ट्रैक्ट। तो कोई भी प्रॉमिस या सेट ऑफ प्रॉमिस जहां पर एक दूसरे बंदे को हम कर रहे हैं और दूसरा उस पर सहमति दे रहा है, एसेंट दे रहा है, एक्सेप्टेंस दे रहा है, देन इट इज कॉल्ड एग्रीमेंट। अगेन फिर से देख सकते हो आप, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2B के अकॉर्डिंग, व्हेन अ पर्सन टू whom the proposal is made signifies his assent thereto, the proposal is said to be accepted and proposal when accepted becomes a contract। वो फिर क्या बन जाता है, जैसे ही अगर वो प्रमोशन जो प्रपोजल है वो एक्सेप्ट कर लिया जा रहा है तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। yes, coming together all the three definitions, अगर हम सारी डेफिनेशन को जोड़ दें, all the three definitions we can say that accepted proposal offer an agreement, ठीक है। तो एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट एक दूसरे की पर्यायवाची, ठीक है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट कब कहा जाता है, जब एक एग्रीमेंट को इन्फोर्स कर सकता है। एक एग्रीमेंट तो क्या होता है, ऑरल भी हो सकता है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट कब होगा, जब वो जनरली रिटर्न होगा, क्योंकि इन्फोर्सेबल तो तभी होता है भाई। तो इन्फोर्सिबिलिटी के लिए क्या चाहिए, उसको रिटर्न होना जरूरी है, यानी एक एग्रीमेंट में भी ऑरल और रिटर्न, बट कॉन्ट्रैक्ट कब कहलाएगा, व्हेन इट इज रिटर्न एंड इन्फोर्सेबल बाय लॉ, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट और लॉ में एग्रीमेंट में फर्क देखो, एग्रीमेंट एक प्रॉमिस है, अगर सामने वाले ने वो प्रॉमिस एक्सेप्ट कर ली और उसने अपनी एसेंट दे दी, एक्सेप्ट कर लिया आपके प्रॉमिस को, देन वो एग्रीमेंट बन जाएगा। लेकिन हो सकता है उसने वो एग्रीमेंट में भी वॉइड और वैलिड, अगर वॉइड है तभी वो एग्रीमेंट होगा,
लेकिन कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाएगा, मतलब इलीगल है। तो एग्रीमेंट तो हुआ, लेकिन एग्रीमेंट कैसा था, इलीगल था, देन फिर वो कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता, बिकॉज इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं है। तो आगे देखो, व्हेन वी से दैट, जब हम कहते हैं एन एक्सेप्टेड प्रपोजल ऑफर क्रिएटिंग लीगल रिलेशनशिप और इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। क्या बोला, एक एग्रीमेंट, एक प्रपोजल, एक ऑफर रिलेशन जिसको इन्फोर्सेबल किया जा सकता है बाय लॉ इज कॉन्ट्रैक्ट इन ऑर्डिनरी फॉर्म। ठीक है, इट इज राइज अनदर पॉइंट हाउ द पर्सन विल एक्सेप्ट एन ऑफर प्रपोजल। ठीक है, कैसे एक्सेप्ट करेगा और कैसे ऑफर और प्रपोजल देगा। आंसर इज व्हेन ही कंसेंटेड टू इट और अनदर वर्ड, other words there must be conscious and idem। idem का मतलब क्या होता है यार, कंसेंसस, कंसेंट से निकला है क्या, 1 सेकंड वेट करना, मस्ट बी, वर्ड का मीनिंग ढूंढ लेता हूँ जरा मैं। इसका मतलब होता है सहमति, एसेंट है, एक्सेप्टेंस ही है, आम सहमति, सामंजस्य। 1 सेकंड, in another words there must be a consist and adam। ठीक है, आंसर इज व्हेन द कंसेंट टू इट और इन अदर वर्ड्स देयर मस्ट बी अ कंसिस्ट एंड एडम। एडम का मतलब होता है उसी में, यार ये वर्ड क्या है, उसी काम में सहमति। अदर वर्ड देयर मस्ट बी अ कंसेंसस एंड एडम मीटिंग ऑफ माइंड ऑफ बोथ द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट। यानी जब दोनों लोगों की सहमति होगी या दोनों लोग उसी कॉन्ट्रैक्ट में, आइडम का मतलब हो गया उसी कॉन्ट्रैक्ट में, अगर जो टॉपिक चल रहा है, फॉर एग्जांपल हम जिस चीज के लिए बात कर रहे हैं, अगर उसी चीज में दोनों लोग एग्री हो जाते हैं, दोनों का माइंड मीट हो जाता है, मतलब मीटिंग ऑफ माइंड का मतलब है दोनों की सोच एक जैसी मिल जाती है, बोथ द पार्टीज, देन इट इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट। The essence of agreement or term contract is meeting of mind of the parties। यानी दोनों लोगों की सोच, विचारधारा मिलना बहुत जरूरी है, तभी कॉन्ट्रैक्ट होगा। The parties to an agreement must have to agreed upon the subject of the same sense and at the same time। दोनों लोग उसको एक ही तरीके से ले रहे हो, जैसे मैंने कहा चले यार भाई कुछ अच्छा काम करते हैं, तो दूसरा भी यही सोच रहा हो कुछ अच्छा काम ही करना है, काम करना है। सेकंड होल्ड करना, बैटरी चली गई यार, 1 सेकंड ईयरफोन लाता हूं। आवाज आ रही है ना सभी को? यस सर। यस सर। ओके, यानी कि जब एग्रीमेंट हो रहा होगा तो दोनों लोग एक किसी भी टॉपिक को उसी सेंस में लेंगे जिस सेंस में दूसरा ले रहा है। जैसे कभी कभी होता है ना यार, मैंने ये सोचा एग्रीमेंट होने के बाद, अरे यार मुझे लगा ऐसा करेंगे, लगा कुछ नहीं, दोनों को एक जैसा लगना चाहिए, दोनों को माइंडसेट जो होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। The parties of an agreement must have to be agreed upon the subject of the same sense and the same time. Unless there is a consensus,
एंड एडम, ठीक है, किसी भी चीज को सहमति और उसी चीज में सहमति एक जैसी होनी चाहिए, देयर कैन नॉट बी एनी कॉन्ट्रैक्ट। अगर हम लोग ये नहीं सोच सकते कि एक चीज में उसकी सहमति किसी और पॉइंट पे थी, जैसे हमने कॉन्ट्रैक्ट किया और एक बंदे ने सोचा कि हम स्कूल ओपन करेंगे और दूसरे ने सोचा हम कोचिंग ओपन करेंगे, ठीक है, लेकिन बात हो रही थी वी आर प्रोवाइड एजुकेशन, तो दोनों ने ये सोचा होगा कि यार एजुकेशन तो एक ने सोचा स्कूल के थ्रू और एक ने सोचा कोचिंग के थ्रू, लेकिन दोनों में फर्क है। तो इसीलिए एग्रीमेंट में ये चीज बहुत जरूरी है कि दोनों का माइंडसेट एक जैसा होना चाहिए, दोनों को एक दूसरे के बारे में क्लियर होनी चाहिए चीजें, उसमें कुछ भी छुपा हुआ नहीं होना चाहिए, तभी वो एक कॉन्ट्रैक्ट जो होगा इन्फोर्सेबल बाय लॉ होगा। नहीं तो सब कुछ अरेंज करने के बाद आप बाद में जाके बोलते हो यार मैंने सोचा स्कूल, तूने सोचा कोचिंग, यार दिस इज नॉट पॉसिबल, तो टाइम एंड मनी दोनों वेस्ट होंगे और झगड़ा होगा सो अलग। इसीलिए जरूरी है। अब देखो यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है, लॉ को एग्जाम्पल से इजिली समझ सकते हैं। अ हेड ऑफ टू मोटर कार्स, Maruti Alto and Maruti 800. He interested to sell Maruti 800 to B. But B thought, लेकिन B क्या सोच के बैठा है, B thought he is selling Maruti Alto, ठीक है, उसने कहा भाई मेरी कार खरीद ले, उसने क्या कहा, मेरी कार खरीद ले। अब उसके पास दो कार थी, ठीक है, उसके पास क्या थी, दो कार थी, तो दो कार के चक्कर में उसने सोचा कि मुझे कौन सी मिलेगी, खरीदने वाला क्या सोचेगा हमेशा अच्छा, और बेचने वाला क्या सोचेगा हमेशा मेरा पुराना वाला माल बिक जाए जल्दी से, तो उसने तो वो बेच रहा था मारुति 800 और वो खरीदने वाला सोच रहा था मुझे अल्टो मिलेगी। एंड टू हिज प्रपोजल एंड अल्टो एग्री टू हिज प्रपोजल, दोनों एग्री हो गए। सिंस देयर इज नो मीटिंग ऑफ माइंड, बोथ द अंडरस्टूड द सेम ट्रांजैक्शन फ्रेंडली, देयर इज नो कंसेंसस एंड एडम, उसी चीज में सहमति नहीं है जिन चीजों की जिसको एक दूसरे में दूसरे लोग समझ रहे हैं। जैसे एक क्या सोच रहा है, सेलर पॉइंट ऑफ व्यू से 800 और बायर पॉइंट ऑफ व्यू से अल्टो, तो भाई यहाँ पर दोनों की सहमति सेम प्रोडक्ट में नहीं है। इसका मतलब समझ रहे हो, सेंसस एड एडम का मतलब क्या है, उसी चीज में सहमति होनी चाहिए जिसमें सेलर की, उसी चीज में बायर की होनी चाहिए। अब इस चीज का मतलब आपको क्लियर हुआ होगा। देयर इज नो कंसेंसस एंड एडम, अकॉर्डिंगली देयर इज नो कंसेंट एंड दस देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट। अगर ऐसी डिफिकल्टी होगी तो कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। अक्सर कहते थे पुराने लोग, ऐसा शादी वगैरह वाले टाइम पे भी हो जाता था, ठीक है, एक घर में दो लड़कियां हैं, दोनों जुड़वा हैं, ठीक है, अब वो लड़का वाला सोचा कि भाई ये बढ़िया है, हमारी शादी तो ए से हो रही है लेकिन शादी बी से हो रही है, ठीक है, तो ये भी कभी कभी हो जाता है। इसीलिए अगर ऐसी जगह पर क्या होती है, शादियां टूट जाती है मेन मौके पर, अरे मेरे को तो लगा उससे होगी, बोला कि नहीं उससे होगी, तो भाई कॉन्ट्रैक्ट में क्या हो गया, क्लियरिटी नहीं थी, देयर इज नो क्लियरिटी, देन कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जहां से जन्म लेता है, कॉन्ट्रैक्ट टूट जाता है यहाँ पर। क्योंकि इसीलिए कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पर दोनों का माइंडसेट सेट होना बहुत जरूरी है। अगर ऐसा नहीं होगा, देयर इज नो मीटिंग ऑफ माइंड, बोथ द पार्टीज understood the same transactions is differently, then in this situation contract is not valid and there is no contract। हम कहेंगे जो कॉन्ट्रैक्ट या जो एग्रीमेंट हुआ है वो नहीं माना जाएगा, क्योंकि दोनों का माइंडसेट एक चीज को लेकर था ही नहीं। और कई बार ऐसा होता है, आपने देखा होगा, will all agreements give rise to a contract? false। कह सकते हैं all contract are agreement, ये क्या कह सकते हो, all contracts are agreement, ठीक है, बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। यानी कॉन्ट्रैक्ट जरूरी नहीं कि हर कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट हो, लेकिन हर कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होता है, ठीक है, बट हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। ये रीजनिंग वाला तर्क इसी तरीके से समझना कि कॉन्ट्रैक्ट के लिए तो जरूरी क्या है, एग्रीमेंट प्लस इनफोर्सेबल बाय लॉ, ये दो चीजें होनी चाहिए ना। अगर ये दो चीजें हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। तो डेफिनेटली कॉन्ट्रैक्ट में क्या मिला है। अच्छा, एक सिंपल सा सवाल ये है कि अगर आप कोई डिश बनाते हो, और जिसमें दो आइटम मिलते हैं, ठीक है, जैसे आप राइस बना रहे हो खाने के लिए, तो राइस में क्या है, राइस पानी के साथ मिलके बना है, ठीक है, तो राइस में पानी भी है और राइस भी है, ठीक है, तो जो डिश बन के तैयार हुई उसमें राइस भी और पानी भी है, तो हम जो कहेंगे जो राइस खाने के लिए जो रेडी है, पका हुआ राइस, उसमें हम क्या कह सकते हैं, पके हुए राइस में राइस भी है और पानी भी है। लेकिन कच्चा राइस को हम कह सकते हैं इसमें पानी भी है और राइस भी है, पॉसिबल नहीं है ना। इट मीन्स कि जब कोई
चीज रेडी हो जाती है, यानी कॉन्ट्रैक्ट रेडी हुआ है दो चीजों से मिलकर, एग्रीमेंट एंड इन्फोर्सिबिलिटी। तो हम कह सकते हैं ना कि इसमें एग्रीमेंट तो है ही है, यानी हर कॉन्ट्रैक्ट में एग्रीमेंट होगा जरूर, लेकिन हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा ना, क्योंकि जिस एग्रीमेंट को इन्फोर्सिबल नहीं किया जा सकता विद द हेल्प ऑफ लॉ, वो कॉन्ट्रैक्ट बनता ही नहीं है। तो पढ़ो जरा क्या लिखा है, एन एग्रीमेंट टू बिकम अ कॉन्ट्रैक्ट मस्ट गिव अ राइज टू लीगल ऑब्लिगेशन। क्या होना चाहिए यहाँ पर, लीगल ऑब्लिगेशन होना बहुत जरूरी है। एग्रीमेंट कैन बी सोशल ऑब्लिगेशंस और लीगल ऑब्लिगेशन, दो टाइप के हो सकते हैं, सोशल ऑब्लिगेशन और लीगल ऑब्लिगेशन। ठीक है, जैसे इंडिया में हिंदू धर्म में शादी निभाना सोशल ऑब्लिगेशन है, समाज की रीति है, शादी को निभाना पड़ेगा। लेकिन एक होता है लीगल ऑब्लिगेशन। ठीक है, दूसरी चीज क्या होती है, अगर आपने कोर्ट में शादी किया तो वो लीगल ऑब्लिगेशन हो जाता है। ठीक है, तो ये चीजें अलग अलग होती है, एक सोशल ऑब्लिगेशन और लीगल ऑब्लिगेशन। दूसरी चीज, एन एग्रीमेंट गिव्स राइज टू सोशल ऑब्लिगेशन इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। सोशल ऑब्लिगेशन कॉन्ट्रैक्ट होते नहीं है। सोशल ऑब्लिगेशन माँ बाप की सेवा करना इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट बट इट्स अ ड्यूटी। अब ड्यूटी और कॉन्ट्रैक्ट में फर्क है भाई, हमने एग्रीमेंट थोड़ी किया है। देखो आपके बहन भाई, जो कुदरत ने जो चीज हमको दी उनको हम कभी नहीं रिप्लेस कर सकते ना, बहन भाई को लेके चलना पड़ेगा, इट इज अ सोशल ऑब्लिगेशन। अब यहाँ कोई एग्रीमेंट नहीं, लेकिन आपने किसी के साथ ऑब्लिगेशन कर लिया कि मैं तुम्हारा जिंदगी भर तक ख्याल रखूंगा, तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन गया। इसलिए शादी कॉन्ट्रैक्ट होती है, जबकि हमारे बहन भाई और आपस में मम्मी पापा और हमारा परिवार एक सोशल ऑब्लिगेशन में बंधा हुआ है। तो सोशल ऑब्लिगेशन इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट बट लीगल ऑब्लिगेशन इज अ कॉन्ट्रैक्ट। दैट इज वाइज टू स्टेट दैट द टर्म agreement is a wide term. It includes both social and legal obligation, but only those agreements which are parties intended to enforce legally culminates into contracts. ठीक है, उन्हीं को हम कन्वर्ट कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट में जिनको इन्फोर्स किया जा सके विद द हेल्प ऑफ लॉ। यानी सीधी सी बात है, ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट बट ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट। ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट बट ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर एग्रीमेंट। ये छोटी सी इमेज आपको देख के समझ में आ जाएगा। ध्यान से देखो, कॉन्ट्रैक्ट छोटा है लेकिन इसमें दो चीजें मिलकर बनी है, एग्रीमेंट और इन्फोर्सिबिलिटी। और एग्रीमेंट दो टाइप के हो सकते हैं, अब इसको भी आप चाहो तो लिख लेना, यहाँ पे वैसे लिखा है एग्रीमेंट दो टाइप के हो सकते हैं, सोशल एंड लीगल। याद रखना, सोशल एंड लीगल। एन एग्रीमेंट इज रिगार्डेड एज कॉन्ट्रैक्ट व्हेन इट इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ। शुरुआत से चिल्लाते चले आ रहे हैं, एग्रीमेंट लॉ कॉन्ट्रैक्ट तभी होगा, एक एग्रीमेंट रिगार्डेड एज कॉन्ट्रैक्ट व्हेन इट इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ। एक कोई भी कॉन्ट्रैक्ट तभी कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा जब उसे इन्फोर्सेबल किया जा सके। यानी सिंपल सा फंडा है जो थोड़ी देर पहले बताया था कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कब होता है बेटा, जब कि वो एग्रीमेंट हो, ठीक है, और जब उसे क्या कराया जा सके, इन्फोर्सेबल हो बाय लॉ। ठीक है, अब एग्रीमेंट दो टाइप के होते हैं, एक सोशल और एक लीगल। तो हम कह सकते हैं लीगल एग्रीमेंट, ऑल लीगल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट, ऐसा भी कह सकते हो, ऑल लीगल एग्रीमेंट आर कॉन्ट्रैक्ट बट ऑल सोशल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। लीगल ऑब्लिगेशंस अराइज। अब लीगल ऑब्लिगेशंस कहां से आते हैं इस दुनिया में, लीगल ऑब्लिगेशंस अराइज टू मेक एन एग्रीमेंट अ कॉन्ट्रैक्ट। इट मींस दैट अ एग्रीमेंट must give a legal rise to legal obligations. There must be an intentions to create legal obligations. In case of agreement regulating business relation, it is assumed that the parties are intended to legal consequences. Thus, agreement equals to offer plus acceptance, जबकि contract is equals to, ये देखो आ गया वही फॉर्मूला जो इतनी देर से हम बोले जा रहे हैं। एग्रीमेंट क्या होता है गाइस, एग्रीमेंट ऑफर देने के बाद हमने कहा था ना, प्रॉमिस किया और प्रॉमिस को उसने एक्सेप्ट कर लिया, हमने उसको ऑफर दिया, प्रपोजल दिया और प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया, दैट इज कॉल्ड एग्रीमेंट। और एग्रीमेंट को इन्फोर्सेबल बाय लॉ, दैट इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट। समझ में आया? यस सर। पक्का? ये देखो क्या लिखा है, ऑफर एक्सेप्टेंस इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ। अगर इसको यहां से भी कह सकते हैं, इन दोनों को जोड़ो क्या बनेगा, इन दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो क्या बनेगा, बोलो क्या बनेगा, एग्रीमेंट। और इसमें अगर इसको जोड़ दिया जाए तो क्या बनेगा, कॉन्ट्रैक्ट। यानी कॉन्ट्रैक्ट इज द एलिमेंट, कॉन्ट्रैक्ट के तीन एलिमेंट है, ऑफर एक्सेप्टेंस इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ। ये दूसरा फॉर्मूला हो गया, बिल्कुल मैथ्स का फॉर्मूला फील हो रहा होगा आपको भैया। इन दोनों से मिलकर क्या बना था, एग्रीमेंट बना था, और एग्रीमेंट के साथ इसको जोड़ दिया तो क्या बना, कॉन्ट्रैक्ट बना। और अगर इन दोनों को भी जोड़ देता आपस में तो क्या बनता, बोलो कॉन्ट्रैक्ट ही बनता ना, तीनों को जोड़ देता साथ में तो। चलो समझ में आ गया।
डेफिनेशंस अंडर सेक्शन 2 किसी को समझ में नहीं आया तो पूछो। आ गया सर। ठीक है, अब कीर्ति ने कंसेंट दे दी है, कीर्ति के पास बुक नहीं है तो मान सकते हैं सबको समझ में आ गया होगा क्योंकि सब बुकधारी है, बस एक ही बेचारी है कीर्ति जिसके पास बुक नहीं है फिलहाल में। डेफिनेशन अंडर सेक्शन 2 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। अब यहाँ पर सारी चीजों की डेफिनेशन दी है। एग्रीमेंट टू बी बिकम कॉन्ट्रैक्ट मस्ट गिव राइट टू लीगल ऑब्लिगेशन। उसमें क्या होना चाहिए? लीगल ऑब्लिगेशन होना चाहिए भैया, तभी ये पॉसिबल है। एक एग्रीमेंट बिकम अ कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी लीगल ऑब्लिगेशन है, यानी कि ऊपर पढ़ के आ रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट तब कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा जब एक एग्रीमेंट को इन्फोर्सेबल किया जा सके जिसमें लीगल ऑब्लिगेशन। और लीगल ऑब्लिगेशंस को क्या बोलते हैं बोलो? इन्फोर्सेबल बाय लॉ, ये दूसरा नाम हो गया इसका लीगल ऑब्लिगेशन का। लीगल ऑब्लिगेशन का मतलब जिसकी हमने भाई जिम्मेदारी ली है और कानूनी रूप से हमारी जिम्मेदारी बनती है, तो ये कहलाता है लीगल ऑब्लिगेशन। अब सेक्शंस कौन कौन से देखो, सबसे पहले सेक्शन 2A शुरुआत करते हैं यहाँ से, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। सेक्शन 1 में क्या दिया होगा बोलो? सेक्शन 1 में क्या दिया होगा कीर्ति? सर बुक नहीं, इसमें डिटेल दी होगी, चैप्टर नंबर अपना ये कह सकते हो इंडियन, यहाँ पे डेफिनेशन नाम दिया है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, ये दिया होगा इसके बारे में। इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 किस चीज के लिए बना है, ये पूरा इंट्रोडक्शन इसमें दिया होगा। और फिर सेक्शन 2 से स्टार्ट हो जाती है सारी की सारी, सेक्शन 2 से स्टार्ट होती है डेफिनेशन। अब देखो कितनी डेफिनेशन दी है, जे तक दी है, जरूरी नहीं इतनी हो, और भी ज्यादा भी हो सकते हैं। प्रपोजल, ऑफर, क्या होता है? प्रपोजल एंड ऑफर याद रखना, 2 मार्क्स में सिंगल क्वेश्चन पूछा जाएगा किसी भी चीज पे। व्हाट इज प्रपोजल, व्हाट इज प्रॉमिस, प्रोमिसर कौन होता है, प्रोमिसी कौन होता है, कंसिडरेशन क्या होता है, एग्रीमेंट क्या होता है, ठीक है, और क्या क्या है, रेसिप्रोकल प्रोमिसेस क्या होते हैं, वॉइड एग्रीमेंट क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। इतनी सारी चीजें फटाफट एक बार देख लो। प्रपोजल, ऑफर, when one person signifies to another his willingness to do or to abstain from doing anything with the view of obtaining the assent of the other to such act, abstentions of tenses क्या है भाई? abstentions पता नहीं यार क्या इसका प्रोनाउंसिएशन मेरे से नहीं हो रहा, आप लोग देखो, स्पेलिंग रट लेना इसको, ठीक है। He is said to be make an proposal। यानी एक बंदे को जब आप सामने से ये सोचकर आप अपने विचार, अपनी विलिंगनेस, अपनी थॉट्स उसको रख रहे हो ताकि वो आपकी बात से एग्री हो जाएगा, तो जो ये चीज सामने वाला बोलने वाला क्या कहलाता है? इट इज कॉल्ड प्रपोजल या ऑफर। भाई मेरे साथ मूवी देखने चल, मैं तुझे फ्री में मूवी दिखाऊंगा, ठीक है, तो ये क्या हो गया? बोलने वाला बंदा, मेरे साथ मूवी देखने चल, मैं तुझे फ्री में मूवी दिखाऊंगा, तो की तरफ से जो बंदा बोल रहा है और जिसको अब बोल रहा है वो कौन का, उसका काम क्या है? वो क्या करेगा? इसको एक्सेप्ट करेगा। देन क्या हो गया? दैट इज कॉल्ड एग्रीमेंट। और फिर अगर उसे इन्फोर्सेबल है तो कॉन्ट्रैक्ट होगा, नहीं तो नहीं होगा। प्रॉमिस क्या होती है? प्रॉमिस मतलब वादा, ठीक है, वादा। when the person to whom the proposal is made signifies his assent thereto, the proposal is said to be accepted। a proposal when accepted become promise। फिर क्या बन जाता है? सामने वाला क्या करता है? ये हो गई प्रॉमिस, यानी कि वादा हो गया, पक्का। यानी हमने प्रपोजल दिया, उसने एक्सेप्ट कर लिया, तो इट इज कॉल्ड प्रॉमिस। हम मुझसे पूछते भी ना, पक्का, प्रॉमिस कहते हैं ना अक्सर, इस तरीके से पूछते, पक्का चलेगा, चलेगा भाई कि नहीं चलेगा। प्रोमिसर कौन होता है और प्रोमिसी कौन होता है? प्रोमिसर, प्रोमिसर द पर्सन मेकिंग द प्रपोजल इज कॉल्ड प्रोमिसर। इसको ऐसे समझो, याद है मैंने बताया था जिसमें ई आती है वो क्या होता है? रिसीवर। वो क्या होता है? रिसीवर। जिसमें डबल ई आती है जैसे कंसाइनी, इसको ऐसे याद रखना। भिकारी, क्या? भिकारी, भिकारी में भी क्या आ रहा है? री, ई की आवाज आ रही ना, इसको इंग्लिश में लिखो भिखारी, ठीक है। तो भिखारी जो मांगता है इट इज कॉल्ड रिसीवर। तो और जो इस टाइप की आवाज आती है ओ आर की है, ये छोड़ दो, बस मैं एक ही हिंट देना चाहता हूं, जिसमें डबल ई आते हैं वो हमेशा रिसीवर होता है। तो प्रोमिसी कौन होगा? जिसको ऑफर मिला था, जिसने एक्सेप्ट कर लिया, उसे ऑफर दिया था, ये लो प्रसाद, आपको ऑफर मिलता है ना, आप हाथ ऐसे कर देते हो तो आपको क्या मिल गया? प्रसाद, तो आप रिसीवर हो। तो प्रोमिसी कौन होता है? जिसको ऑफर मिल रहा है, यानी कि जिसको मैं बोल रहा हूँ भाई मूवी देखने चल, यानी मैं अगर एक्स को बोल रहा हूँ कि मूवी देखने चल, तो एक्स क्या हो गया? प्रोमिसी, और मैं कौन हो गया? प्रोमिसर। द पर्सन मेकिंग द प्रपोजल इज कॉल्ड प्रोमिसर
यानी मैंने ऑफर दिया था, प्रपोजल दिया था, एंड पर्सन एक्सेप्टिंग द प्रपोजल इज कॉल्ड प्रोमिसी। ऐसे याद रखो, और ये हमेशा आएगा, ये चीज याद रखना, कंसाइनी, कंसाइनर, ठीक है। इसके अलावा प्रोमिसी, प्रोमिसर हो गया, ठीक है, लेसर, लेसी, बहुत सारी चीजें आएंगी। तो इसके लिए जिसमें ये डबल ई आते हैं ना लास्ट में, वो बंदा होता है रिसीवर। प्रोमिसी कौन हो गया? जैसे भिखारी से याद रखना, सर ने बोला था भिखारी, भिखारी क्या बोलता है? भगवान के नाम पे दे दे, मांगता है ना वो, तो मांगने वाला या रिसीव करने वाला कौन होता है? जिसमें डबल ई की आवाज जाए, ठीक है। तो वही है, मैंने आपको एक हिंट दिया है, बस आप भूलोगे नहीं इसको कभी। तो प्रोमिसर मैं, और मैंने जिसको बोला वो क्या हो गया? प्रोमिसी। कंसिडरेशन का मतलब इसमें कुछ ना कुछ कंसिडरेशन इन्वॉल्व होगा। When the desire of the promiser, the promisee or any other person has done the abstain from the doing, or does the abstain from doing, or promises to do or abstain from doing something, such act or abstains of promise is called consideration or promises। यार इस पूरी की पूरी प्रोसेस में अगर किसी को कुछ मिल रहा है, या कोई किसी को कुछ दे रहा है, या किसी को कुछ मतलब काम करने के बदले कुछ समथिंग रिसीव हो रहा है, उसको हम क्या कहते हैं? कौन बढ़ गया भाई? मनीष खंडेलवाल, दो जगह लॉगिन, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं, इसी को हम कहते हैं क्या? प्रॉमिस, कंसिडरेशन। फॉर एग्जांपल मूवी देखने चल, मैं तेरी टिकट मैं दिलाऊंगा, तो यहाँ पर कंसिडरेशन क्या है? टिकट। टिकट कौन दिलाएगा? दिखाने वाला। तो ये हो गया कंसिडरेशन, जिसके बदले हमने प्रॉमिस की, या जो इसमें इन्वॉल्व है मेन चीज। एग्रीमेंट, एग्रीमेंट क्या होता है? एक प्रॉमिस होती है जिसको अगर हम एक्सेप्ट कर ले प्रॉमिस, तो वो क्या हो जाता है? प्रॉमिसर और प्रॉमिसी के बीच में जो बात हुई है, वादा हुआ है, उसको हम एग्रीमेंट बोलते हैं। एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिसेस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन, जिसमें कुछ कंसिडरेशन है फॉर ईच अदर। मुझे क्या मिल रहा है? मेरे दोस्त का साथ मिल रहा है, और उसे क्या मिल रहा है? उसे फ्री में मूवी देखने को मिल रही है, जहां पर एक दूसरे को कंसिडरेशन मिल रहा है, इज एन एग्रीमेंट, ठीक है। ये क्या कहलाता है? एग्रीमेंट। ये दो लोगों के बीच में, यानी प्रॉमिसर और प्रॉमिसी के बीच में जो किसी कंसिडरेशन के बदले जो प्रॉमिस या प्रॉमिसेस का सेट, यानी बहुत सारे वादे हो सकते हैं एक के बाद एक। तू मेरे साथ मूवी देखने चल, फिर मैं तेरे को नाश्ता कराऊंगा, फिर तेरे को खाना खिलाऊंगा, तेरे को फिर घुमाऊंगा, फिर घर ले आऊंगा। तो ये क्या हो गया भाई? ये सेट ऑफ प्रोमिसेस हो गया, और इसमें कुछ कंसिडरेशन इन्वॉल्व है, तो इसको हम कहेंगे, कंसिडरेशन का मतलब होता है कुछ ना कुछ उसके इन रिटर्न में आपको मिल रहा है, इट इज एन एग्रीमेंट। थ्योरी में बहुत थक जाते हैं। रेसिप्रोकल प्रोमिसेस क्या होता है? प्रोमिसेस विच फॉर्म द कंसिडरेशन और पार्ट ऑफ द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर आर कॉल्ड रेसिप्रोकल प्रोमिसेस। रेसिप्रोकल प्रोमिसेस रिक्वायर्स बोथ द पार्टीज टू द एग्रीमेंट टू डू समथिंग। जैसे मेरा और देवेंद्र सर का, ठीक है, अगर धनराज सर और देवेंद्र सर के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ है, ये रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है भैया? जहां पर दोनों के लिए कुछ ना कुछ कंसिडरेशन है एक दूसरे के लिए। तो प्रॉमिस विच फॉर्म ऑफ कंसिडरेशन और पार्ट ऑफ द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर आर कॉल्ड रेसिप्रोकल प्रॉमिस। मैं हम कुछ ऐसा प्रॉमिस कर रहे हैं, तू मेरी गाड़ी यूज कर ले भाई, या मैंने देवेंद्र सर को बोला आज मेरी आप बाइक रख लो, मैं आपका मोपेड ले जाता हूँ, आपका स्कूटी ले जा रहा हूँ। तो ये क्या? रेसिप्रोकल एग्रीमेंट हो जाएगा, जहां पर एक दूसरे को क्या मिल रहा है? कुछ ना कुछ बेनिफिट मिल रहा है, एक दूसरे की चीज मिल रही है। आर रेसिप्रोकल प्रोमिसेस एंड रेसिप्रोकल प्रोमिसेस रिक्वायर्ड। अरे क्या हो रहा है? मनीष खंडेलवाल 3 जगह लॉगिन हो चुका है। मनीष दूसरी जगह से लॉग आउट करो या फिर क्या चल रहा है? चलो ठीक है, कोई बात नहीं, देखो ठीक है। तो रेसिप्रोकल प्रोमिसेस रिक्वायर्ड बोथ द पार्टीज टू द एग्रीमेंट टू डू समथिंग। वॉइड एग्रीमेंट क्या होता है? ऐसा एग्रीमेंट, एन एग्रीमेंट नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज सेड टू बी वॉइड। कोई ऐसा एग्रीमेंट हम लोगों के बीच में हुआ जिसे इन्फोर्सेबल नहीं किया जा सकता। इट मींस एग्रीमेंट तो है बट नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ, दैट इज वॉइड एग्रीमेंट, ठीक है। एग्रीमेंट वॉइड है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोगों के बीच में एग्रीमेंट हुआ कि चल भाई आज बहुत सारे ना आम तोड़ के लाएंगे अपने खेत से। अब आम तोड़ के लाएंगे अपने खेत से, ये हमारे बीच में एग्रीमेंट हुआ दो लोगों के बीच में। बोले कब चलना है? बोले एक काम कर, सुबह 8 बजे चलते हैं। बोले मैं तेरे घर आऊंगा, फिर चलते हैं। बोले 8 ठीक है। वो सुबह 8 बजे उसके घर आया और वो उठाई नहीं, उसको जगह जगह के रह गया, नहीं उठा, और वो चला गया। बोले मैं केस करूंगा तेरे ऊपर, तूने एग्रीमेंट, तूने मेरी प्रॉमिस का मतलब तूने पूरा नहीं किया। तो भाई इस एग्रीमेंट को क्या इन्फोर्स करवा सकते हो? आम तोड़ना, दो दोस्तों के बीच में आम तोड़ने के लिए उसने कोई लिख के दे दिया था क्या? यस चलेंगे, नहीं चलूंगा तो मेरा सर और तेरे जूते, ऐसी कोई बात हो गई थी क्या? कोई ऐसी बात ही नहीं हुई थी। तो ये एक नॉर्मल एग्रीमेंट है
और इट इज नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ, दैट मीन्स वॉइड एग्रीमेंट। ये एग्रीमेंट क्या है? वॉइड है, नॉट वैलिड एग्रीमेंट। कॉन्ट्रैक्ट, एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ, कॉन्ट्रैक्ट, ये डेफिनेशन हो गई। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, अब वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? आज तो वैलिड है बट फ्यूचर में वो वॉइडेबल हो सकता है। An agreement which is enforceable by law at the option of one or more of the parties thereto, but not at the option of the other or others. It is voidable contract. The contract will be void if the party having the options do not make it valid. जैसे for example, मैंने तुमसे बोला कि मैं तुमको चारों सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा, लेकिन कब? जब देवेंद्र सर मेरी मदद करेंगे तब। तुमने कहा ठीक है सर, देवेंद्र सर तो मदद करेंगे, मेरे से ज्यादा तुमको भरोसा है देवेंद्र सर पे, ठीक है। तुमने बोला हाँ सर देवेंद्र सर तो हमारी मेहनत करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, हमारी हेल्प करेंगे, आप तो बस एग्री कर लो, पढ़ाओगे ना सर। मैंने कहा बिल्कुल पढ़ाऊंगा अगर देवेंद्र सर मेरी मदद करेंगे तो। अब देवेंद्र सर ने हाथ खड़े कर दिए, देवेंद्र सर बोलते हैं सर मैं तो नहीं पढ़ाऊंगा, टाइम ही नहीं। अब तुम मेरे से नहीं बोल सकते कि सर आप फंस गए, अब हम आपके ऊपर केस करेंगे। मैं क्या बोलूंगा? कंडीशन पहले से अप्लाई थी। यानी एक एग्रीमेंट, इस कॉन्ट्रैक्ट का होना नहीं होना ना तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है ना मेरे ऊपर, डिपेंड कर रहा है देवेंद्र सर के ऊपर। अगर देवेंद्र सर एग्री तो कॉन्ट्रैक्ट पूरा, देवेंद्र सर एग्री नहीं तो कॉन्ट्रैक्ट अधूरा। भैया हम लोगों ने हो गई तो भैया मैं तुम्हें नहीं पढ़ा पाऊंगा, मैं तो आ ही नहीं पाऊंगा वहां से। तो तुमने कहा हाँ सर बारिश तो होगी नहीं, आप तो पढ़ाओगे ही पढ़ाओगे। हमने कहा ठीक है। अब अचानक से बारिश होने लगी और मैं तुम्हें नहीं पढ़ा पाया, तो ये कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है वॉइडेबल। यानी कि मेरा कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करना डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर। अगर बारिश नहीं हुई देन मैं आपको पढ़ाऊंगा, और अगर बारिश हो गई तो मैं आपको नहीं पढ़ा सकता। तो ये हो गया अवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। तो इस किसी चीज का डिपेंड कुछ प्रॉब्लम? हाँ बोलो। क्या स्क्रीन शेयर नहीं हो रही आपकी? कब से? अभी जस्ट। अच्छा रुक जाओ देखते हैं। अच्छा मना कर रहा है, काफी टाइम हो गया होगा स्क्रीन शेयर करते करते। ठीक है, आवाज आ रही है ना? यस। हाँ ठीक है, कहाँ चला गया? तो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कौन से कॉन्ट्रैक्ट होते हैं? जिसका होना नहीं होना सामने वाली पार्टी के ऊपर डिपेंड करता है, उसको हम वॉइडेबल बोलते हैं। यानी दे आर वैलिड एट प्रेजेंट सिचुएशन बट वॉइड इन फ्यूचर। इट मे बी वॉइड इन फ्यूचर, दैट इज वॉइडेबल। यानी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट जो फ्यूचर में इनवैलिड हो सकता है उसको हम क्या बोलते हैं? वॉइडेबल। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? अभी वॉइड एग्रीमेंट देखा था, आप वॉइड कॉन्ट्रैक्ट देख रहे हैं, ठीक है। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट देख लिया, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट देखो। अ कॉन्ट्रैक्ट which ceases to be enforceable by law becomes void when it ceases to be enforceable। अगर जिसे फ्यूचर में जाके इन्फोर्स नहीं करा सकते तो वो void कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आज हम लोग कहते हैं कि लॉकडाउन नहीं लगा है और हम लोग बढ़िया पढ़ा रहे हैं, और हम आप मान के चलो कि क्लास में आ रहे हो, सब लोग पढ़ रहे हो, लेकिन कल को लॉकडाउन लग जाता है। अब कल को लॉकडाउन लग जाता है और आप बोलते हो नहीं सर अब हमको पढ़ना तो ऑफलाइन ही है, हम तो ऑफलाइन चल रही थी तब एग्री हुए थे पढ़ने के लिए। नहीं सर, आप रोने लगते हो। और अब आप कोर्ट चले जाते हो और कोर्ट में जाके कहते हो सर के साथ हमारा एग्रीमेंट हुआ था ऑफलाइन में पढ़ने का, क्लास में बैठेंगे बढ़िया मजे से गप्पे लड़ाएंगे और साथ में पढ़ेंगे तभी हमारा मन लगता है। तो अब कोर्ट कहेगा इन दिस सिचुएशन जब पूरा इंडिया लॉकडाउन में है तो अब आप उसे इन्फोर्स ही नहीं करा सकते उस लॉ को, बिकॉज सिचुएशन ही ऐसी है। तो अब ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता है? वॉइड हो जाता है। मीन्स क्या लिखा है? अ कॉन्ट्रैक्ट विच सीजेस टू बी इन्फोर्सेबल। पहले तो था लेकिन अब सीजेस टू बी मतलब अब इन्फोर्सेबल नहीं रहा बाय लॉ, और बाय लॉ के थ्रू बिकम वॉइड व्हेन इट सीजेस टू बी इन्फोर्सेबल। तो उस समय जब ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं रहता और लॉ ने ही उसे वॉइडेबल कर दिया, लॉ ने ही उसको कहा कि दिस इज नॉट इन्फोर्सेबल। रीजन, अब ऑफलाइन जब पूरी दुनिया घर में बैठेगी तो तुम भी बैठो भैया। अब अगर किसी ने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया था तो कर लिया था। ऐसे तो स्कूल की फीस भी आपने दे दी थी, एग्जाम की फीस भी आपने दे दी थी, लेकिन आपके एग्जाम क्या हुए थे? एमपी बोर्ड ने आपसे अब कॉन्ट्रैक्ट ही तो किया था एक प्रकार का कि हम तुम्हारे एग्जाम लेंगे, लेकिन आप नहीं हो पाया समय पर, कोरोना आ गया और छुट्टी हो गई आपकी। तो ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट जो आज की डेट में वैलिड है लेकिन फ्यूचर में लॉ चेंज होने की वजह से अगर वो इन्फोर्स नहीं हो पाता है देन उसको क्या बोलते हैं? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। एक बार फटाफट पढ़ के देख लेना सब लोग अच्छे से, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, ये मैं नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा। आज के लिए इतना ही काफी है।
ठीक है, और कल भी हम लॉ ही पढ़ेंगे, ठीक है।